हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो चल रही होगी, जो भी अपकमिंग एग्जाम अभी आने वाले हैं उसकी। ठीक है, अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हो तो हम लोगों की तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, तो आज हमारा है पेपर नंबर 14। आपको पता है हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं जेके एसएसबी के, तो 13 पेपर हम लोग कर चुके हैं। 14th पेपर अब हम करने वाले हैं आज। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पेपर अपना 14th पेपर। आज का पेपर कौन सा पेपर है? आज का है हमारा कांस्टेबल का, जो अभी जिसका पीईटी चल रहा है उसका हमारा पेपर है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, आपको पता है कि लेवल 2 की पोस्ट है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर बार लेवल 2, लेवल 3 या फिर क्लास 4th वाले जो पेपर होते हैं जेके एसएसबी के, उनका लेवल ठीक ठाक होता है। तो इस पेपर का भी लेवल जो है वो ठीक ठाक था। अभी जो बच्चे परेशान हैं कि सर मेरे 50 कुछ मार्क्स हैं, मेरा वो मार्क्स है, वो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ उनको दिक्कत आई होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैथ्स, जिन बच्चों ने भी मैथ्स में 70 to 80% स्कोर किया होगा ना इस पेपर में, वो बच्चा 60 से ऊपर होगा आराम से ओवरऑल। ठीक है, तो और वो सेफ भी होगा, इस समय सेफ फील कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलता हूँ, रुको ज़रा। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 84 एंड 21। एचसीएफ दिया है 84, एलसीएम दिया है 21। रेशो ऑफ टू नंबर्स दिया है ये, तो लार्जर नंबर बताओ। अब रेशो ऑफ दो नंबर कितने दिए हैं? 1 और 4। तो मैं मान लेता हूँ पहला नंबर कितना है x, दूसरा नंबर कितना है 4x। x इंटू 4x मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 84 को मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब ये 4 से 4 कटा, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 21 का स्क्वायर, तो x किसके बराबर हो गया? 21। जब x 21 आ गया तो पूछा गया है उसने लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या था? 4x। तो 4x किसके बराबर हो गया? 84 के बराबर। तो लार्जर नंबर क्या आ गया? 84 आ गया। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एचसीएफ और एलसीएम का ही दूसरा क्वेश्चन कि ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, मतलब 60 सेकेंड बाद वो बीप करती है, टूंग करती है। ठीक है, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स, मतलब अलग डिवाइस, जो दूसरी डिवाइस है वो 62 सेकेंड्स के बाद टूंग करती है। तो वो अलग से, वो एक साथ जब पहली बार 10 बजे टूंग कर रहे हैं, ठीक है, अलग से, मतलब एक साथ जो है वो 10 बजे अगर बीप कर रहे हैं, तो बताओ नेक्स्ट टाइम वो कब बीप करेंगे। मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम किसका? 60 और 62 का। अब ध्यान से सुनना, 60 और 62 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था 60 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 30, और 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 15, 15 को मैं दोबारा लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। तो 60 के मेरे क्या मल्टीपल हो गए? 60 के मल्टीपल अगर मैं देखूँ तो मेरे बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये मेरे क्या बन गए? 60 के फैक्टर्स, सॉरी मल्टीपल नहीं, फैक्टर्स। अब 62 की बात करूँ तो ये क्या है? 2 इंटू 31। इसके आगे तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एलसीएम किसके बराबर होता है? पहले तो देखो कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको लिखो एक बार, बाकी जो सारा बचा सारा का सारा लिखो। 2, 3, 5 यहाँ से बचे थे, और यहाँ से क्या बचा? 31। जो कॉमन था उसको मैंने एक ही बार लिखा, जैसे ये 2 कॉमन था ना, 2 और 2 यहाँ पे कॉमन था, उसको मैंने एक ही बार लिखा। उसके बाद जो मेरे पास बाकी जितना भी बचा मैंने सारा लिख लिया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, ये आया मेरा सेकंड्स में। ये क्या आया मेरा? सेकंड्स में। क्यों? क्योंकि मैं निकाल किसका रहा हूँ? 60 सेकंड्स और 62 सेकंड्स का। मुझे चाहिए क्या? 10 बजे के बाद वो कब बीप करेंगे, मतलब मुझे घंटे में चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय पहले 60 से करूंगा। ठीक है, तो ये क्या मेरा बन जाएगा? आवर्स में बन जाएगा। अब ये बन गया 3 और 2 6, 6 से गया 10, 5 और 2 10, 10 से गया 10, तो क्या आ गया? 31 मिनट्स आ गया। ठीक है, मिनट्स में बन जाएगा, क्योंकि ये था क्या? सेकंड, 60 से डिवाइड किया तो मिनट्स में बन जाएगा। तो 31 मिनट आ गया। तो मतलब पहले अगर 10 बजे वो बीप कर रहे थे, अगला वो 10:31 पे बीप करेंगे। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, उन्होंने दिया होता है 10:31 PM, तो बच्चा क्या करता है? पहला ऑप्शन उन्होंने दिया होगा 10:31 PM, और लास्ट में कहीं लिखा होगा 10:31 AM। बच्चा जल्दबाजी में 31 देखता है, लेकिन AM PM देखता ही नहीं है, तो वहाँ पे गड़बड़ कर देता है। या पहले AM था, तो अब भी 31 मिनट बाद भी तो AM ही होगा, PM थोड़ा ना बन जाएगा। तो 10:31 AM इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ जो है वो आ चुका होगा, आ गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1/3 ऑफ द बॉयज़ एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स ऑफ द कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन अ स्कूल प्रोजेक्ट। 1/3 ऑफ द बॉयज़ मतलब 1/3 बॉयज़ प्लस हाफ ऑफ गर्ल्स, मतलब 1/2 गर्ल्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स इज 300, मतलब ये दोनों मिला के क्या है? 300 है।
और बोला है आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज़। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास बॉयज़, तो इसका मतलब 1/3 बी कितना है मेरे पास 100 दिया हुआ है, ये 3 वहाँ लेके जाऊंगा तो बी कितना होगा 300, मतलब टोटल बॉयज़ कितने हो गए मेरे पास 300 हो गए। जब ये मेरे पास पूरा का पूरा कितना आ गया, ये मेरे पास 100 आ गया, यहाँ पे मैं डालूंगा इसकी जगह 100 प्लस 1/2 जी इक्वल्स टू 300, तो 1/2 जी इक्वल्स टू 200, तो g इक्वल्स टू 400। तो बॉयज़ है मेरे पास 300, गर्ल्स है मेरे पास 400। पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा 700, इसका मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आसान थे, कोई ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एक 10th लेवल के हिसाब से कि पेपर जो है वो 10th से स्टार्ट हो रहा है, इसका लेवल क्या था सबसे छोटा, मतलब 10th, अगर 10th के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10th वाला बच्चा कहाँ कर पाएगा ये, जो जिन्होंने 10 साल हो गए मैथ छोड़े हुए, जिन्होंने 15 साल हो गए मैथ छोड़े हुए, वो बच्चा ये कहाँ कर पाएगा ये वाले क्वेश्चंस। बट मतलब जो ग्रेजुएशन वाला बंदा है या फिर जो 12th वाला बंदा भी है या थोड़ा भी जो पढ़ रहा है, जो 1 साल से भी पढ़ रहा है या फिर 4-5-6 महीने से भी पढ़ रहा है, तो वो ये आराम से कर लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का या तो गलत होगा या तो छोड़ के आए होंगे, ध्यान से सुनना। अ स्टेयर केस 10 फीट हाई, एक स्टेयर केस है 10 फीट हाई, इज सच दैट ईच स्टेप अकाउंट्स फॉर हाफ अ फुट अपवर्ड एंड 1 फुट फॉरवर्ड। आपको पता है जब स्टेप्स होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, स्टेप्स मतलब सीढ़ी इस तरीके से होते हैं। अब वो बोल रहा है हाफ अ फुट अपवर्ड, मतलब ऊपर अगर देखा जाए अपवर्ड वो आधा फुट है, और 1 फुट फॉरवर्ड, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ, 1 फुट फॉरवर्ड मतलब ये क्या है 1 फुट, और ये क्या है ऊपर ये वाली जो हाइट है ये कितनी है हाफ फुट, और ये वाली जो है नीचे वाली ये क्या है 1 फुट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद क्या बोला है उसने, 1 सेकेंड, हाँ, उसके बाद बोला है व्हाट डिस्टेंस विल एन एंट ट्रैवल इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड रीच द टॉप ऑफ द स्टेयरवे। मतलब ग्राउंड लेवल से एक एंट है, ठीक है, जो कि है यहाँ से स्टार्ट कर रही है और उसको यहाँ से चल के जाना है, ऐसे पूरा चल के जाना है, कहाँ तक, ग्राउंड ये टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना है। तो बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कितनी सीढ़ियाँ हैं मेरे पास, मुझे नहीं पता कितनी सीढ़ियाँ हैं, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कितनी सीढ़ियाँ हैं, वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेगी, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 फुट, ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ मैं 1 फुट, मतलब यहाँ मैं ऐसे करूँ कि 2 स्टेप्स जो हैं, ठीक है, 2 स्टेप्स मतलब जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये क्वेश्चन गलत आपका हुआ होगा अभी भी, ये ठीक है, ये मुझे क्या देखना है नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है। तो ये अगर मैं बात करूँ ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये 2 स्टेप्स हो गए, ठीक है, 2 स्टेप्स मतलब ये 2 स्टेप्स में 1 फुट डिस्टेंस कवर हो रहा है। सर आप ये वाला क्यों नहीं ले रहे हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि मुझे क्या दिया है स्टेयर केस 10 फीट हाई, तो स्टेयर केस जो है वो उसकी हाइट कितनी है 10 फीट। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, स्टेयर केस जो है उसकी हाइट कितनी है 10 फीट। एक सेकेंड रुको ज़रा, मुझे थोड़ा सा डायग्राम को शिफ्ट करने दो। हाँ, तो अब आपको शायद दिख रहा होगा स्टेयर केस की हाइट कितनी है 10 फीट। तो अगर मुझे हाइट ही देखनी है सिर्फ, मुझे अभी हॉरिजॉन्टल नहीं देखना, मुझे हाइट देखनी है, तो जब मैं हाइट देख रहा हूँ तो ये आधा और ये आधा, मतलब 1 फुट, ये फुट था ना, 1 फुट मिला के क्या बन रहा है 2 स्टेप्स। तो मेरे पास 10 फीट हाइट है, अगर 1 फुट जो है वो 2 स्टेप्स के बराबर है, तो यहाँ से अगर मैं 10 फुट करूंगा, 10 फुट मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना बन जाएगा 20 स्टेप्स। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास कितनी स्टेप्स हैं, टोटल 20 स्टेप्स हैं। चींटी को, एंट को 20 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, इतना समझ आया। अब जब वो एक स्टेप हॉरिजॉन्टली और ऐसे एक चढ़ती है पूरा, तो उसको आपको पता है 1.5 फुट का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। यहाँ से आपको दिख रहा है ये और ये, जब वो एक पूरा स्टेप चढ़ेगी उसको 1.5 फुट का स्टेप ये जो है डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो 20 स्टेप्स के लिए उसको 20 इंटू 1.5 जो कि आएगा 30, ठीक है, कि 30 फीट उसको कवर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो प्रॉब्लम है, इसका आंसर 30 नहीं है, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर 30 किया होगा। यहाँ पे देखो लास्ट में उसने क्या बोला है, टू रीच द टॉप ऑफ द स्टेयर। जब वो स्टेयर के यहाँ पहुँच जाती है, टॉप पे पहुँच जाती है, तो क्या उसको लास्ट में ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा क्या? क्यों? उसने टॉप पे बोला, उसने क्या बोला, लास्ट स्टेप के हमको टॉप पे पहुंचना। तो जब वो यहाँ पहुंच जाएगी उसको ये स्टेप कवर करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब उसको ये वाला 1 फीट डिस्टेंस कवर करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस इसमें से मैं क्या कर देता हूँ 1, तो कितना आ गया मेरा 29 फीट जो है उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टॉप लेवल तक पहुँचने के लिए। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इफ़ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स, अगर मैं हर एक बच्चे को 10 स्वीट्स देता हूं तो 3 स्वीट्स मेरी बच जाती हैं। ये पता कैसा क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है कि अगर आपके एग्जाम में 10% मार्क्स आए और आप 3 नंबर से फेल हो गए, और अगर आपके 20% आते तो आपके इतने नंबर ज़्यादा आते, बस वही क्वेश्चन है ये, लेकिन इन्होंने दिया इस फॉर्म में है। इसको मैं लीनियर इक्वेशन की, इसको ये भी बोल सकता हूँ कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब देखो, ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है मेरे पास, x है, ठीक है। नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, सॉरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं मेरे पास, x हैं। तो अगर 10 स्वीट्स में दूंगा तो 10x हो जाएंगे, चिल्ड्रन कितने हैं x, तो 10x हो जाएंगे, 3 स्वीट्स मेरे पास फिर भी बच जाएंगी, तो ये मेरे पास आ गई 3। अगर वही मैं 11 स्वीट्स देता हूँ तो 11x, ठीक है, और मेरे पास 4 कम पड़ जाती हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको कि अगर मेरे पास x चिल्ड्रन है तो 10x स्वीट होगी, क्योंकि हर एक को कितनी मिली, x, और 3 मेरे पास फिर बच रही हैं तो 3 मैंने एक्स्ट्रा लिख ली। अगर मैं x 11 दे रहा हूं हर एक को तो 11x स्वीट्स होगी, लेकिन 4 मेरे पास कम रह गई, तो 4 कम रह गई मतलब -4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 10x को वहां लेके जाऊंगा तो बचेगा x, 4 को वहां लेके जाऊंगा तो बचेगा 7, तो x इक्वल्स टू हो गया 7। पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्वीट्स, तो या तो नंबर ऑफ स्वीट्स अब यहां से निकाल लो या तो यहां से निकालो। x अगर 7 है तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो 10 × 7 + 3, तो कितना आ गया, 73। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होगी, 73। अगर आप यहां से निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो, 11 इंटू, यहां से क्या करोगे आप, 11 × 7 - 4, तो 77 - 4 73, कहीं से भी निकालो, आंसर आपका 73 स्वीट्स ही आने वाला है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। इसका मतलब फादर प्लस मदर को मिला के 2 बंदे हैं तो 70 साल क्या हो जाएगी, इनकी सम हो जाएगा। उसके बाद दिया है फादर प्लस मदर प्लस सन मिला के 27 साल, तो 3 लोग हैं, 27 × 3 मतलब 81, 81, तो डिफरेंस कितना हो गया, 11, तो मतलब सन कितने साल का होगा, 11 साल का। बस खत्म, आसान सा क्वेश्चन था। तो इतना भी लेवल नहीं था इसका, बट हाँ कुछ क्वेश्चन इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन इस लेवल के क्वेश्चन थे कि मैक्सिमम बच्चा जो है उसको, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का भी होगा ना, उसको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन 67th वाला, अगर तो ये कोई मेरे जैसा ढीला बच्चा होगा तो इसको कैसे करेगा, देखना ध्यान से। क्या बोल रहा है वो, लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे, मतलब संडे को, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, संडे को 510 लोग आते हैं, और बाकी डेज़ को, ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, बाकी डेज़ को कितने लोग आते हैं, 240 लोग आते हैं। अब मुझे पूछ क्या रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद द संडे। अब यहाँ से जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि 30 डेज का एक तो पहले मंथ है, कोई मंथ है जो 30 डेज का, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, संडे से। अगर कोई मंथ 30 डेज का है और वो संडे से स्टार्ट हो रहा है तो आप काउंट करके देख सकते हो, उसमें 5 संडेज होंगे, उसमें क्या होंगे, 5 संडे होंगे। कैसे, जब मैं, अगर 4 वीक्स होते हैं, पहले वीक के स्टार्ट में मैं क्या ले लेता हूँ, संडे, तो 4 संडे तो आएंगे ही आएंगे। जब 28 के बाद 29वां दिन आएगा तब भी क्या होगा, दोबारा संडे होगा। तो 5 संडे मैक्सिमम आ सकते हैं 30 दिन वाले में, और बाकी दिन कितने बचे, बाकी डेज बचे 25, तो बाकी डे कितने बच गए, 25, संडे कितने आ गए, 5। अब जो मेरे जैसा ढीला बंदा है वो क्या करेगा, संडे में 510 विजिटर्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 510, और संडे कितने थे, 5, तो 510 × 5 करूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2550। उसके बाद बाकी डेज कितने थे, 25, और विजिटर कितने थे, 240, तो 240 × 25 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6000, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब 6000, सॉरी, इसको करूंगा ऐड तो कितना आएगा, 8550, ये आ गया मेरे पास टोटल सम। अब टोटल सम डिवाइडेड बाय डेज कितने थे, 30, तो इसको करूंगा तो मेरा आएगा 285। लेकिन आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन को एक तो पहले सोचना ये कि इसमें 5 संडे आएंगे, मैक्सिमम बच्चों ने इसमें 4 ही संडे लिए होंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला होगा 4 वीक्स होते हैं एक मंथ में, तो 4 संडेज हो सकते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, पहली गलती वहाँ पे। दूसरी गलती जिसने ये सोचा भी होगा उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, और इसकी वजह से आप अगला एक क्वेश्चन जो है वो आपका छूट गया होगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हमारा क्या मकसद है, हमारा मकसद ये है, इतना हमको पता चल चुका है कि 5 संडेज हैं, ये हमको पता है, ये अब जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब भी ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आएंगी। अब हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनना। तो 510 जो थे वो संडे को थे, और 240 अदर डेज में थे। इसका मतलब 240 तो हैं ही हैं, चाहे वो संडे हो चाहे वो कुछ हो। संडे में 510 है तो 240 तो यहाँ पे भी है ना, तो 240 तो आ ही रहे थे, बाकी बचे कितने,
510 में से 240 निकाले, बाकी और कितने बचे 270। ठीक है, वो 270 जो एक्स्ट्रा आ रहे थे वो कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं 5 दिन, क्योंकि 5 क्या है संडे, वो 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। डिवाइडेड बाय कितने दिन में डिवाइड हो जाएंगे टोटल, ये टोटल जो एक्स्ट्रा सम आ रहा है वो कितने दिन में डिवाइड हो जाएगा टोटल कितने हैं 30। तो यहाँ से अगर मैं करूँ 3 से 3 काटा, 3 से गया 9, 9 इंटू 5 45, तो 240 प्लस 45 कितना हो गया 285। अब खुद देखो, मैं नहीं कह रहा, अब खुद देखो, है कोई मुझसे स्मार्ट? ठीक है, अब खुद देखो कि इस क्वेश्चन में अब आप देखो कि कितना टाइम आपका बचा। आपके कम से कम भी मैं मतलब बोलूं तो 1 मिनट के आसपास तो आपका बचा ही होगा इसमें। अगर आप कैलकुलेशन करते 5 इंटू 510 वहाँ पे टाइम लगता, 25 इंटू 240 वहाँ पे टाइम लगता, फिर ऐड करते, फिर डिवाइड करते, डिवाइड में टाइम लगता, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द 3 नंबर्स, तो फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, तो सेकंड में मान लेता हूँ 1, फर्स्ट ट्वाइस है तो ये 2 टाइम्स हो गया। एंड इज हाफ द थर्ड, मतलब पहले वाले की ही बात कर रहा है, वो थर्ड से हाफ है। तो थर्ड कितना ले लिया मैंने सॉरी, थर्ड कितना ले लिया 4, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या है हाफ, तो फर्स्ट वाला क्या था 2। इतना समझ आ गया। तीनों नंबर की एवरेज है 56, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7/3 कितना हो गया 56। अब ये रेशो में चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँगा 7/3, 4 और 1 5 और 2 7, 7/3, 7 इंटू 6 करूँगा 42, 1 करूँगा तो 42 थोड़ी 56, 7 इंटू 8 करूँगा तो 56, एक रेशो आगे 24 के बराबर। पूछा क्या है फर्स्ट और थर्ड नंबर में, फर्स्ट और थर्ड में कितना डिफरेंस है 2 रेशो का, तो 2 रेशो कितना हो जाएगा 48, बस खत्म। आई होप ये भी समझ आया होगा। ये सारे कंसेप्ट ना मैंने आपको कंसेप्ट जो है वो चैप्टर में पढ़ा रखे हैं, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हो, चाहे वो एवरेजेस का चैप्टर हो, वो परसेंटेज का हो, कंसेप्ट मैंने सारे आपको वहाँ पे सिखा दिए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो यूटिलाइज करके आपको ये देखना है कि जल्दी कैसे कर सकते हैं हम लोग पेपर को। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, 4 years ago द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 4 persons वॉज 18 years। 4 साल पहले 4 बंदों की फैमिली की एज कितनी थी एवरेज 18 साल। 4 साल पहले की बात की गई है। तो 4 साल बाद की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, आप कैसे करोगे इसको, आप फिर वही करोगे क्या, पहले कितना था ये 18 साल, हाँ 18 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 72, ये थी पहले की एज, 4 years पहले की। अब 4 साल बाद अगर 4 पर्सन है तो हर एक पर्सन 4 साल बड़ा होगा, तो टोटल एज जो है वो 16 years और बड़ी होगी, तो ये बन गया 88। ठीक है, तो प्रेजेंट एज उनकी क्या थी 88। अब जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड अ बेबी वॉज बॉर्न, अब एक बच्चा हुआ। टुडे इफ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली स्टिल, अब जब बच्चा हुआ तो फिर भी एवरेज एज कितनी है 18, तो बच्चा हुआ तो लोग कितने हो गए 5, एवरेज है 18, तो सम कितना हो गया 90। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चे की एज कितनी आएगी 2 साल। अब ये तो मैंने डायरेक्ट किया तो फिर भी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब ये आपने देखा कि 16 साल क्या हो गया, 16 हमारा वेट ज़्यादा आया। क्यों वेट ज़्यादा आया, क्योंकि 4 पर्सन का जब हम प्रेजेंट में आ रहे हैं हर एक 4 साल बड़ा होगा, तो उनका 16 साल एज जो है वो बढ़ गई होगी, टोटल सम जो है वो 16 साल बढ़ गया होगा, टोटल वेट जो है वो 16 बढ़ गया होगा। अब वो बोल रहा है कोई बंदा आया या गया हमको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आ रहा है लेकिन फिर भी एवरेज सेम रह रही है। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज सेम कब रहती है, जब कोई आए और सेम चीज़ लेके आए। सेम चीज़ मतलब कि वो 18 ही लेके अगर आता तो हमारी एवरेज सेम रहती, लेकिन हमारा पहले वेट कितना था 16। अब अगर 2 और अगर वो 18 हो जाता टोटल, तो हमारा एवरेज क्या रहता सेम। इसका मतलब बच्चे की उम्र कितनी होनी है 2 साल होनी है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हो, सारे कंसेप्ट मैंने आपको एवरेजेस के लेक्चर में तरीके से पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए मैं टाइम थोड़ा सा ज़रूर लेता हूँ। लेक्चर मेरा बाकियों से हो सकता है 10 मिनट बड़ा होगा, लेकिन वो 10 मिनट जो है आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, उसमें कुछ फालतू चीज़ नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चा इतना टाइम लगाता है कि क्या बताऊं मैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मंथली इनकम, यहाँ लिखो इनकम, यहाँ लिखो एक्सपेंडिचर और यहाँ लिखो सेविंग। इनकम कितनी है 13,500, एक्सपेंडिचर कितना है 9,000, तो 13,500 में से 9,000 गया तो सेविंग्स कितनी बची 4,000। हमको चाहिए सिर्फ रेशो, तो रेशो चाहिए, ये 3 0 गए, सॉरी 2 0 गए, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगर, तो 5 से काटूंगा, 5 से काटूं, हाँ ठीक है, चलो 5 से काटूंगा, 5 इंटू 8, 5 से काटूंगा तो 5 इंटू 1 5 40, 5 इंटू 8 40, इससे काटूंगा तो 5 इंटू 2 5 इंटू 7। अब दोबारा मेरा ये कट सकता है किससे,
दोबारा नहीं कटेगा कहीं, सामने गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी ना। देखो ये सब्ट्रैक्ट किया जब 13,500 में से 9,000 गया तो 4500 आएगा भैया। खुद भी देखते रहा करो साथ साथ, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार हमारे से भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन में जैसे लास्ट से लास्ट पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 1 वो एग्जाम था शायद गार्डनर वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 था, उसमें एक गड़बड़ हो गई थी। 1/2 को मैंने 32 लिख दिया था, एक्चुअली लिखना क्या था 2/3 डिवाइडेड बाई 2/8, वो बन जाता है 1/2/5, तो उसको लिखना था 32 और लिख दिया मैंने 1/2/8। तो कई बार जल्दबाजी में हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग पॉइंट आउट कर देते हो, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पॉइंट आउट करते हो, इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। गलतियां हो सकती हैं, मेरे से भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, रोबोट तो नहीं हूं, ठीक है। तो अब मैंने काटा, अब मैं किससे काटता हूं इसको? 9 से ही काटता हूं सीधा। 9 × 5 45, 9 × 10 9 × 1 9, 9 × 5 45। दोबारा 5 से काटूंगा, 5 × 1 5 × 2 5 × 3। तो अब मैं ये सारा कुछ नहीं लिखूंगा, मुझे पता चल गया 3 2 1 रेशो आ गई है, तो मैं डायरेक्ट रेशो लिखता हूं, ठीक है। क्या आ चुका है मेरा? 3 2 और 1। अब क्या बोल रहा है? इनकम इंक्रीज हो रही है 14% से, तो मैंने लिख दिया +14। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 7% से, तो मैंने लिख दिया +7%। सेविंग इंक्रीज हो रहा है कितना? मैंने x% लिख दिया। ये कितना हो गया? 14 × 3 42%। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब 14% इक्वल्स टू x%। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा? 28। तो x% कितना आ गया? 28, या फिर मैं बोल सकता हूँ x कितना आ गया? 28%। तो चेंज इन सेविंग या इंक्रीज इन सेविंग कितना आ गया मेरा? 28%। अब अगर आप इसको क्वेश्चन को ऐसे करते जो मैक्सिमम बच्चों ने किया होगा, पहले मैं लेता हूँ 13,050 मेरी इनकम है, अब इनकम इंक्रीज हो रही है 14%, तो पहले मैं करता हूँ 14% ऑफ 13,500, कितना आया? जो आया, तो न्यू इनकम मेरी होगी कितनी? 13,500 प्लस जितना भी इंक्रीज करके आएगा। फिर मैं एक्सपेंडिचर लेता हूँ, मेरा कितना है? 9,000। अब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 7% से, तो मैं करूँगा 7% ऑफ 9,000। फिर जो भी आएगा न्यू एक्सपेंडिचर में मैं उसको ऐड कर दूंगा, फिर मैं न्यू सेविंग्स निकालूंगा, फिर पुरानी सेविंग्स में से न्यू सेविंग्स माइनस करूंगा, फिर इंक्रीज परसेंटेज निकालूंगा। ये हो जाएगा आपका 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, आराम से आपका ले जाएगा ये क्वेश्चन, अगर इस तरीके से करोगे तो। लेकिन इस तरीके से करोगे तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। मेरा एक प्लेलिस्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, अलग से वो बनाया है मैंने, कंसेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिर्फ उसमें मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो देख सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, मतलब ओनली 75% वोटर्स जो है वो वोट डालते हैं, ठीक है। डाल कितने रहे हैं? 75%। तो मैं लिख लेता हूं 75% वोटर्स जो हैं वो वोट डाल रहे हैं। उसके बाद आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोटर्स इनवैलिड हैं। जब 2 इनवैलिड है इसका मतलब 98% वैलिड होंगे, ठीक है। 2 वैलिड इनवैलिड है तो 98% क्या है? वैलिड है। उसमें से भी कैंडिडेट को 75% मिलते हैं, उसमें से भी 75% मिलते हैं किसके? टोटल के। और कितने मिलते हैं? 9261। एक ही लाइन में सारी चीजें लिख दी, ठीक है, एक ही लाइन में आपका सारा का सारा लिख दिया। अब आपको सिर्फ काटना पीटना है बस। या फिर अगर चाहो आप 75% थे तो आप डायरेक्टली इसको 75% को 3/4 चाहो तो लिख सकते थे, इसको भी डायरेक्टली 3/4 आप लिख सकते थे, ठीक है। ये आपकी समझदारी है कि आप कितना उसको किस हिसाब से उसको लिख पा रहे हो, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब बस आप इसको काटना है और काट के आपको आंसर लाना है। अब मैं काटना जो है वो आप पे छोड़ देता हूं। जब इसको काटोगे तो x की वैल्यू आएगी 1816800, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हो जाएंगे? 16800 आ जाएगा इसका, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें अब बचा कुछ है नहीं, अब इतना सा आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैन वेज वॉज रिड्यूस्ड बाय 50%। अब मैन की वेज जो है वो 50% रिड्यूस कर दी जाती है। तो मैं मान लेता हूं पहले कितनी थी उसकी 100, अब रिड्यूस करके कितनी कर दी? 50, ठीक है सर। अगेन द रिड्यूस्ड वेज मतलब जो 50 थी उसको इंक्रीज कर दिया 50% से। तो इसको मैं जब इसका 50% इंक्रीज करूंगा, मतलब इसका 50% मतलब 25, इसका 25 इंक्रीज किया मतलब कितना हो गया? 75। अब वो बोल रहा है कि लॉस कितना हुआ? पहले कितना था स्टार्ट में? 100, अब कितना बच गया? 75। तो लॉस कितना हो गया? 25% का लॉस हो गया। तो ये मैं यहां पे लिख सकता हूं। दूसरी चीज मैं ऐसे भी कर सकता हूं, पहले क्या था? रिड्यूस, तो सक्सेसिव केस का फार्मूला, पहले -50, फिर इंक्रीज कर दिया गया, फिर +50, फिर -50 इंटू +50 डिवाइडेड बाय 100, ये तो कट गया, यहां से ये 2 0 गए तो तब भी कितना आ गया? -25। -25 मतलब 25% डिक्रीज। तो यहां से भी आप कर सकते हो, मर्जी आपकी है। आई होप ये भी समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। और टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग टीवी सेट्स फॉर 14,400। तो 14,400 पे वो बेचता है, मतलब ये है सेलिंग प्राइस। 20% प्रॉफिट है, 20% मतलब 1/5 होता है, आपको पता है। अगर 5 मेरा सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि एक का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ये 6 बराबर दिया है मुझे 14,400 के,
ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस है, तो ये इसके बराबर हो गया। यहाँ से अगर मैं काटूँ तो 1 रेशो मेरी आ गई 2400 के बराबर, तो यहाँ से 5 रेशो किसके बराबर आ गई 12,000 के बराबर। इसका मतलब CP मेरा कितना आ गया 12,000। ठीक है, इतना समझ आ चुका है आपको। CP 12,000 आया। अब उसने बोला कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 15% इंक्रीज कर दी गई, तो मेरा CP था 12,000, 15% इंक्रीज मतलब 115/100 कर सकता हूँ। हाँ, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो 15% आपको पता है क्या होता है, अगर आपको 5% पता है किसके बराबर होता है 1/20, तो 15% मतलब 3/20, तो 3/20 मतलब 20 पहले था और अब इंक्रीज हो गए 23 हो गया, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 23/20। ठीक है, मर्जी आपकी है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि अगर 15% गेन चाहिए तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, तो सेलिंग प्राइस आपको पता है किसके बराबर होता है CP, ये पूरा क्या है CP इंटू 15% गेन है, तो मतलब ये, तो ये आपको अब करना है कैलकुलेट। ये मैंने आपको क्या बता दिया 23/20 लिख सकते हो, इसको भी 23/20 लिख सकते हो। ये 2 0, ये 2 0 गए, 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो ये आ गया 30। ठीक है, अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा 3 × 3 9, 9 × 3 27, मतलब लास्ट में तो 0 है, उसके पहले 7 आने वाला है, तो लास्ट में 0 उसके पहले 7, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप आराम से टिक कर सकते हो। तो SP आ गया इतना। ठीक है, अब आपको दिमाग पता कहाँ चलाना है, आपको दिमाग कैलकुलेशन भी नहीं चलाना है, आपको दिमाग ये चलाना है। अब यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेट करोगे 23 × 23 × 23 × 3, तो कहाँ आपकी कैलकुलेशन जाएगी, आपका कम से कम 30 सेकंड तो वेस्ट होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट से करोगे तो आपके वो टाइम बच जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे। 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस की कॉस्ट उतनी ही है, एज मच उतनी ही है जितनी 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस की है। ठीक है, बोला क्या है रेशियो ऑफ 1 मैंगो टू 1 ऑरेंज, मतलब मैंगो बाय ऑरेंज हमको निकालना है। तो यहाँ से मैं 3 को यहाँ ले आया तो क्या बन गया 2 मैंगो, 4 को वहाँ ले गया तो क्या बन गया 3 ऑरेंज, सॉरी मुझे निकालना क्या है मैंगो बाय ऑरेंज, तो मैंगो बाय ऑरेंज किसके बराबर हो जाएगा 3/2, यही मुझे निकालना था। आंसर मेरा आ चुका है। आई होप ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस, मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो लास्ट चैप्टर जो लास्ट उसका जो लेक्चर था उसमें आपको मैंने ये पढ़ा दिया था, ये वाला बिजनेस वाला। ठीक है, गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस, तो एक बंदा है गौतम, दूसरा है जतिन। गौतम ने 60,000 लगाए, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे गौतम ने 60,000 लगाए, जतिन ने 8 महीने बाद उसको ज्वाइन किया 35,000 के साथ। तो 35,000 के साथ अब देखो पहले टोटल टाइम कितना है 2 साल, इसका मतलब गौतम ने तो 2 साल मतलब 24 महीने पूरा काम किया होगा, लेकिन जतिन ने उसको 8 महीने बाद ज्वाइन किया था, इसका मतलब जतिन ने सिर्फ और सिर्फ 16 महीने ही काम किया होगा। आई होप इतना समझ आया होगा। 8 से काटूँ 8 × 2, 8 से काटूँ 8 × 3, 3 0 से 3 0 मेरे कट चुके हैं। नेक्स्ट मेरा क्या बचता है 5 से काटूंगा 5 × 7 35, 5 × 12 60, 2 से काटूंगा 2 × 6, तो क्या बचा 6 × 3 18 रेशो 7, तो क्या आ गया प्रॉफिट की रेशो क्या आ गई 18/7। तो मेरा आ गया आंसर। कहाँ था मुश्किल, कहीं भी मुश्किल नहीं था। अब बच्चों को अभी समझ आएगा कि हमने क्या किया था उस समय, कहाँ कहाँ हमारी प्रॉब्लम आई थी और हमको कर कैसे सकते थे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ 20 men कैन बिल्ड अ 56 मीटर लॉन्ग वॉल इन 6 days, तो आपको ये पता होगा अभी, आई होप आपको समझ ये होगा, मैन इंटू डे डिवाइडेड बाई वर्क जो है, मतलब M1 D1 W1 इक्वल्स टू M2 D2 W2 के बराबर होता है। तो मैन कितने हैं 20, डेज कितने हैं 6, वर्क कितना है 56 मीटर, आगे मैन कितने हैं 35, डेज कितने हैं 3, वर्क कितना है वो हमको निकालना है। अब यहाँ से करूँगा तो 3 से करूँगा तो 2, उसके बाद 5 से करूँगा तो 5 × 7, 5 × 10, ठीक है 5 × 4 सॉरी, उसके बाद मेरा क्या बचा कहाँ, हाँ 4 से करूँगा तो 4 × 14, 2 से करूँगा तो 7, तो x कितना बच गया 7 × 7 49, तो ये मेरा आ जाएगा 49 मीटर वॉल बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, और आपको अगर पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दिया करो यार। मतलब आप लोग 300-400 बंदे भी अगर देख रहे हो तो 10-12 लाइक्स होते हैं, एटलीस्ट 100 लाइक्स तो पहुँचा दो। उसके बाद देखो which two signs should be interchanged to make the given equation correct। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, मुझे पता है 99% बच्चा जो है, या 90% ले लेता हूँ, कुछ जो है वो इंटेलिजेंट भी है, ऐसी बात नहीं है, सारे इंटेलिजेंट है वैसे तो आप। 90% बच्चा क्या करेगा, हर एक ऑप्शन यहाँ पे पुट करके देखेगा, और यहाँ पे किस्मत भी होगी आपकी कि पहला ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। वो कैसे, अब यहाँ पे आप खुद देखो, आंसर मुझे चाहिए 572, तो क्या यहाँ पे कभी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई रहा तो ये कितना बन गया, अगर मैं इसको 70 भी लूँ, इसको 400 भी लूँ, तो ये 28,000 पहुँच गया भैया। तो यहाँ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसका मतलब मल्टीप्लाई को तो मुझे एक्सचेंज करना ही करना है किसी भी हालत में। तो
मल्टीप्लाई वाला एक ही ऑप्शन है जिसको मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर ए। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना भी है तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने बोला मल्टीप्लाई और माइनस को करना पड़ेगा। तो 171 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं 3 से करूँगा तो 3 से अगर मैं करूँगा तो 3 इंटू 5 करूँगा 15, 2 बचे 21, 3 इंटू 7। अब ये बचा 57 इंटू 16 प्लस 72 माइनस 412। अब यहाँ फिर से आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे 7 इंटू 6 42, तो यूनिट डिजिट आया 2, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है 2, तो यूनिट डिजिट आ गया 4, 4 में से 2 गया तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2, तो यूनिट डिजिट 2 इसका है। तो तब भी आप आंसर इसको मार्क कर सकते हो। नहीं तो आपको अगर निकालना ही है, आपको ज़बरदस्ती ही है कि मुझे निकालना है, तो आप कर सकते हो 57 इंटू 16 अगर मैं करूँगा तो 57 इंटू 10 कितना हो जाएगा 570। वैसे ही 57 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 912 और प्लस है 72 माइनस है 412। तो 912 में से 412 गए तो 512, 512 प्लस 500 प्लस 72 तो कितना आ गया 572। तो आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। लेकिन ये इतना लेंदी आपको करना नहीं, आपको दिमाग थोड़ा सा यहीं पे चला लेना है कि मेरा मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। अगर 2 ऑप्शन होते जिसमें मल्टीप्लाई होता तो फिर आपको जो है वो चेक करना पड़ता। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब ये भी क्वेश्चन देखने में तो आसान लगते हैं, कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। 11, 36 क्वेश्चन मार्क 121, 185, 266। देखने पे तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया ये इंटू 3 प्लस कुछ आसपास है, ये फिर यहाँ देखोगे तो ये इंटू 1 ही है, यहाँ देखोगे ये भी इंटू 1 ही है। तो इसका मतलब ये कुछ पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इंटू 2 हो फिर इंटू 1, लेकिन यहाँ पे फिर और डिक्रीज होना चाहिए। तो ये मुझे पैटर्न जो है वो सही दिख नहीं रहा है। तो उसके बाद हम अपने जो मतलब आसान वाला पैटर्न है क्या कि नंबर छोटे से स्टार्ट हो रहा है और छोटे पे ही खत्म हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस सीरीज हो सकती है। जैसे मैंने डिफरेंस किया तो मुझे डिफरेंस यहाँ पे दिख गया कितना 25। अब जैसे ही मुझे 25 दिखा, मेरा दिमाग जो है इतना शार्प होना चाहिए कि जब जैसे ही मुझे 25 दिखा मुझे आइडिया लग जाना चाहिए कि हो सकता है कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इस तरीके से हो, या फिर हो सकता है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इस तरीके से हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता है पर मैं आगे देखता हूँ। यहाँ पे जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गए तो 1 आ गया, 8 में से 2 गए तो 6, 64। ये मुझे अब क्लैरिटी हो गई कि भैया ये है 8 का स्क्वायर, यहाँ है 5 का स्क्वायर, इसका मतलब बीच में आएगा 6 का स्क्वायर, बीच में आएगा 7 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ आना चाहिए 9 का स्क्वायर। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 6 में से 5 गए तो 1, 16 में से 8 गए तो 8, बिल्कुल सही। इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे मेरा आएगा 36, यहाँ पे मेरा आएगा 49। अब यहाँ पे मेरा 36 और 36 ऐड करूँगा तो आएगा 72। आंसर मेरा आ गया 72। ये दिमाग आपको वहाँ पे चलाना पड़ेगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन अ सर्टन कोड फॉर्म इज रिटन एज समथिंग, कुछ जो भी दिया है HDTP। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ता है, ABCD सारी लिखनी पड़ती है। लेकिन आई होप मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ABCD लिख सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि भैया ये F है, F से मुझे H जाना है तो मुझे +2 करना पड़ेगा। A से मुझे D जाना है तो मुझे +3 करना पड़ेगा। R से मुझे T जाना है तो मुझे +2 करना पड़ेगा। M से मुझे P जाना है तो मुझे +3 करना पड़ेगा। मतलब पहले +2 +3 +2 +3 ये वाला पैटर्न है। तो सिमिलरली फूड के लिए भी +2 +3 +2 +3 ऐसे करना। तो आंसर इसका आएगा C पार्ट आएगा। आप लोग इसको खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट करूँगा तो अब थोड़ा सा खुद भी तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पॉइंटिंग टू अ मैन रॉकी अ मैन सेड। अब इन्होंने रॉकी का यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई कर दिया है कि रॉकी क्या है, मैन है। रॉकी कह रहा है तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे भैया रॉकी। ठीक है, रॉकी क्या है, मैन है कि ही इज। अब मैंने आपको बोला था ब्लड रिलेशन में पहले सबसे पहले पहुंचो ऑफ पे। 2 ऑफ है, ये वाला ऑफ है, ये वाला ऑफ है, जो लास्ट वाला ऑफ है वहां से स्टार्ट करो। ऑफ माई डॉटर इन लॉ मतलब रॉकी की डॉटर इन लॉ। रॉकी की डॉटर इन लॉ मतलब रॉकी का सन होगा। रॉकी की सन की क्या होगी, वाइफ, वो क्या होगी, रॉकी की डॉटर इन लॉ। तो इतना तक मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया ऑफ डॉटर इन लॉ। अब है डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ मतलब वाइफ की भी ये इसकी क्या है नीचे डॉटर। इतना समझ आ गया, तो इतना मेरा क्वेश्चन समझ हो गया, ये खत्म हो गया। अब है फादर ऑफ द डॉटर इन लॉ, फादर ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉटर इन लॉ मतलब फादर मतलब क्या आ गया, अब सन आ गया। किसकी बात कर रहा है वो, सन की। पूछा क्या है, रॉकी जो है वो मैन से, मैन मतलब क्या है वो यही है सन। रॉकी जो है वो किसकी बात कर रहा है, सन की। तो रॉकी कैसे रिलेट है उससे, रॉकी क्या है उसका फादर साहब है उसके। ठीक है, रॉकी क्या है उसके फादर साहब है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232 और 67। तो आपको दिख रहा है ये भी क्या है, मतलब छोटा है और लास्ट में भी छोटा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस सीरीज आपको दिख रही होगी। अब मैं यहाँ से जब डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा 11।
यहाँ से डिफरेंस लूँगा 22 आएगा। अब आपका दिमाग फिर बोल रहा हूँ इतना शातिर होना चाहिए, यहाँ पे दिख गया मतलब 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या 33 आएगा, क्या यहाँ पे 44 आएगा, क्या यहाँ पे 55 आएगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे 55 आता है क्या। 12 में से 7 गए 5, दोबारा 11 में से 6 गए 5, इसका मतलब ये 33 44 जो मैंने बोला सही है। अब यहाँ पे 33 होगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा आंसर 199। 33 मतलब मुझे पीछे जाना है तो 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, तो 166 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो था, लेवल जो था पेपर का आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। बीच में 2-4 क्वेश्चन थे जो मतलब ठीक ठाक लेवल के थे, लेकिन वो लेवल था नहीं इसका। लेकिन फिर भी जिसने इसमें 80% स्कोर किया होगा वो बच्चा आज 65 के ऊपर होगा, और वो बच्चा आज ये नहीं बोल रहा होगा कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ, क्या मेरा कट ऑफ में मार्क्स आएगा, क्या मेरा फाइनल कट ऑफ जाएगा कि नहीं होगा। वो आराम से सेफ होकर बैठा होगा। तो ये आपका जो है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करता है मैथ्स, और यही डिफरेंस आपका एसआई में क्रिएट करने वाला है मैथ्स और एनटी में भी। ठीक है, तो जो भी पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, हम नहीं बोल रहे आपको कंपेल नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ ही पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो तरीके से पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, और जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो एक कंसेप्ट, वो कंसेप्ट हर जगह यूज़ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई शॉर्ट देख लिया, वहाँ से एक ट्रिक सीख ली, वो वहीं पे क्वेश्चन में यूज़ होगी, बाकी कहीं पे भी यूज़ नहीं होगी, फिर आप पछताओगे, फिर आपको दिमाग में वो थोड़ा सा डिमोटिवेशन टाइप बैठ जाएगा, फिर जहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ये आपका डिक्शनरी में जो आप मतलब अरेंज करना होता है उस टाइप का है। चलो देख लेते हैं। वैसे एपीपी हर जगह, एपीपी आर हर जगह सेम है, तो ये ई है तो ये तो आ नहीं सकता। पहले एपीपी आर ये ए और ए। अब इन दोनों को देखना है पहले 4th और 5th में, मतलब सबसे पहले या तो 4 आएगा या 5th आएगा, तो ये ऑप्शन में भी पहले 4 और 5th ही है। उसके बाद यहाँ से आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले क्या आएगा, ए यहाँ तक सही है, ए पी पी ए, ये भी ए पी पी ए यहाँ तक सेम है, आर तक भी सेम है। उसके बाद यहाँ पे है आई, इसके बाद है यहाँ पे आर, तो क्या आएगा सबसे पहले आई आएगा, सॉरी यहाँ पे था ई, तो सबसे पहले क्या आएगा आई आएगा, उसके बाद आएगा ई। ठीक है, सॉरी सबसे पहले आएगा ई, मैं क्या कर रहा हूँ ABCD ई, सबसे पहले ई आएगा फिर आएगा आई, तो पहले नंबर पे आएगा 5th फिर आएगा 4th, तो सबसे पहले आ गया 5th, उसके बाद 1 तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पहली लड़ाई किसकी थी, पहली लड़ाई थी 5th और 4th की, तो उसके बाद क्या आएगा 4th, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, मैं पता नहीं क्यों पहले बोल रहा था 4th वाला। ठीक है, अब देखो वैकेंट मतलब होता है एम्प्टी, मतलब ये सिनोनिम्स है, तो एनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट, आपको इसमें करना है, निकालना है, तो यहाँ पे भी मुझे ABCD लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे भी मैं ये क्वेश्चन भी क्या करता हूँ आपके लिए छोड़ देता हूँ, आंसर है इसका ए, आप इसको करना और फिर बताना कि किस तरह से इसका पैटर्न बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी क्या है ऑड वन आउट, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जब आप K से L तक जाओगे तो K से L तक जाने में आपका +1 मतलब 1 बढ़ाना पड़ेगा। जब L से I तक जाओगे सॉरी L से I तक जाओगे तो आपको 3 माइनस करने पड़ेंगे। जब I से O तक जाओगे तो +6 ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आप जब जाओगे ये +1 ये -3 ये सेम रहेगा, लेकिन ये +4 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा +4, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा थर्ड लेटर में +4, क्योंकि T को जब मैं +4 करूँगा तो X जाएगा, जैसे TUVWX, तो T को +1 ये +2 ये +3 ये +4 ये। ठीक है, तो एक मुझे दिख रहा है जहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है मुझे अलग, बाकियों में पैटर्न क्या दिख रहा है सब में सेम, तो ऑड वन आउट क्या होगा ये वाला। आई होप आपको पेपर जो है वो समझ आया होगा। पेपर इतना ही था, पेपर आसान था, बिल्कुल आसान था। अगर समझ आया तो अपने चैनल JK मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपने अगले पेपर में। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, दिलो ख्वाहिश है कि भैया मुझे ये वाला पेपर करा दो, तो मैं वो वाला पेपर करा दूंगा, कमेंट करके बस मुझे बता देना। ठीक है, तो आई होप आज समझ आया होगा आपको। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।